कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। आज हम चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ चुके, फोर्स के बारे में पढ़ चुके। अब मोमेंटम की बारी। चैप्टर नंबर 5 में हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा हुआ है। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज p vector is equal to mv vector, where m that is the mass of particle and v that is the velocity of particle. Newton's second law written in symbolic form for a single particle is, आप लोगों ने सिंगल पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा है, f vector is equal to dp vector by dt. Rate of change in momentum is equal to external force applied, where f vector is the force on the particle. अब यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल हों तो let us consider a system of n particles with masses m1, m2 up to mn and velocities v1 vector, v2 vector and vn vector respectively. For the system of n particles, the linear momentum of the system is defined to be the vector sum of all individual particles of the system. मतलब टोटल मोमेंटम चाहिए तो टोटल मोमेंटम क्या बनेगी? वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो टोटल मोमेंटम क्या बनेगी? p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस अप टू pn वेक्टर। बट व्हाट इज p? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो p1 वेक्टर क्या बनेगा? m1 v1 वेक्टर। p2 वेक्टर क्या बनेगा? m2 v2 वेक्टर। pn वेक्टर दैट इज mn vn वेक्टर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर कोई सिस्टम कंसिडर की जाए जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास। m को अगर इस तरफ लेके जाएं तो क्या बनेगा? m r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस अप टू mn rn वेक्टर। अब अगर इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? m dr वेक्टर बाय dt m1 dr1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाय dt प्लस mn drn वेक्टर बाय dt। dr वेक्टर बाय dt क्या बने? वेलोसिटी। सो m इंटू v वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू mn vn वेक्टर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो क्या बनेगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू mn vn वेक्टर, तो क्या मिला था? टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 3 से? इक्वेशन 3 दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the total momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system of particles and the velocity of its center of mass. Capital P vector is equal to m into capital V vector. Capital P vector, that is the total momentum of a system of particle, and that is equal to product of mass of the system and वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अब अगर आप लोग टोटल मोमेंटम निकालते हो पूरे सिस्टम की तो टोटल मोमेंटम क्या मिल रही है?
टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं कंसिडर करनी पड़ रही है। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है तो हम टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं सिस्टम की। टोटल मोमेंटम पी वेक्टर मिल जाएगी अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है तो। अब तक आप लोग क्या करते थे, हर एक पार्टिकल के लिए इंडिविजुअली मोमेंटम निकालते थे। यहाँ तो अभी तक हमने जो भी सिस्टम कंसिडर की है उसमें हम क्या कंसिडर करते थे, सिंगल पार्टिकल। पर अब हमें सिंगल पार्टिकल कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी हम टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं इक्वेशन 3 पर से, राइट। अब इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट डी वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो डिफ्रेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब राइट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, एम मास दैट इज कांस्टेंट, वो तो चेंज होगा नहीं टाइम के साथ, तो एम एज इट इज, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, डी वेक्टर बाय डी टी। यहाँ पे डी वेक्टर बाय डी टी क्या देगा हमें, डी वेक्टर बाय डी टी दैट इज नथिंग बट एम इंटू ए वेक्टर। डी वेक्टर बाय डी टी क्या बनेगा, ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और m इंटू ए क्या बनेगा, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है m इंटू ए वेक्टर, m दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वेक्टर a दैट इज द एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पे डी वेक्टर बाय डी टी क्या बनेगा, एफ एक्सटर्नल वेक्टर। तो इक्वेशन 4 लिखा जा सकता है डी वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू वेक्टर एफ एक्सटर्नल। याद हो तो ऐसा इक्वेशन हम पढ़े हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, यस और नो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर बाय डी टी। सो इक्वेशन 4 इज न्यूटन सेकंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो इक्वेशन 4 बनेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मान लो कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो। कोई जो टोटल फोर्स निकाला जाए, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। सपोज दैट द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। तो एफ एक्सटर्नल वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो डी वेक्टर बाय डी टी क्या बनेगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब पी वेक्टर हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। पी वेक्टर बनेगा कांस्टेंट। एफ एक्सटर्नल वेक्टर दैट इज जीरो एंड मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट। ऐसा कुछ हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में, यस। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Thus, when the total external force acting on a system of particles is zero, when the total external force acting on a system of particles is zero, the total linear momentum of the system is constant, and this is the law of conservation of total linear momentum. यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फ्रॉम इक्वेशन 3, जो हमें इक्वेशन 3 मिला, व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, हमें मिला ना पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें ये रिजल्ट मिला एम इंटू वी वेक्टर। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट बनेगा, वी वेक्टर। व्हेन द टोटल फोर्स
on the system is 0, then the velocity of the center of mass remains constant. वेलोसिटी भी चेंज होगी नहीं. फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0. अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा नहीं है. वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी. यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं. मान लो कि रेडियम न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. ये रेडियम न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. किस में, रेडॉन और हीलियम में. A radium nucleus disintegrates into a nucleus of radon and an alpha particle. हीलियम को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल. The forces leading to the decay are internal to the system. यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब रेडियम में से क्या बनेगा, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल. ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में आप लोग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे. तो यहाँ पे ये रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से हमें जो मिल रहा है क्या है, रेडॉन न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल. तो ये जो मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, ये प्रोसेस हुई किसकी वजह से, हमने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है. ये किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से. एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम आर नेग्लिजिबल. एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग रहे नहीं है, नेग्लिजिबल है. सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द डीके. टोटल लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज आएगा नहीं. तो ध्यान से देखो, ये जो रेडियम है वो इस तरफ जा रहा है तो इसकी मोमेंटम इस तरफ रहेगी. पी वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. तो आफ्टर डीके होने के बाद क्या मिले हमें, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल. तो इनकी मोमेंटम भी हमें किस में, कौन सी डायरेक्शन में मिलनी चाहिए, इस सिस्टम की आफ्टर डीके हमें मोमेंटम इसी डायरेक्शन में मिलनी चाहिए. द टू पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इन द डीके, द रेडॉन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. तुम्हें दिख रहा है ये इस तरफ जा रहा है और अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है. दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इन सच अ वे दैट their center of mass moves along the same path along which the original decaying radium nucleus was moving. मतलब सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम आप लोगों को रेडियम की जो मोमेंटम थी उसी डायरेक्शन में मिल रही है. तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी, कांस्टेंट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0. अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम में कोई चेंज आएगा नहीं. चलिए, यहाँ पे तो हमने मूविंग न्यूक्लियस कंसिडर किया था. अगर यहाँ पे मैं स्टेशनरी कंसिडर करूँ, मान लो हमारे पास जो रेडियम है वो कैसा है, स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. और डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, डीके प्रोसेस की वजह से मान लो इसमें से क्या मिल रहा है, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल. तो ये रेडॉन और अल्फा पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसा अपीयर होगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट. देखिए, रेडॉन जो है वो कौन सी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ. अल्फा पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ. तो अगर सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कंसीडर करें, इसकी मोमेंटम ऊपर की तरफ, इसकी नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा, रेस्ट पे. तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्व द डीके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कंसीडर करें, रेस्ट पे. द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व इन द डीके लुक्स particularly simple. The product particles move back to back. Product particle कौन है, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल, with their center of mass remaining at rest. तो ये हुआ हमारा टॉपिक, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स.
आशा रखता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नई चीज़ नहीं है। मोमेंटम के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फोर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हमें यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है? सेंटर ऑफ मास पे। जब हम एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं, तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, ठीक, उन सब पे ध्यान देना है। क्योंकि जब भी हम कोई सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तब अब तक आप लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा, चैप्टर 6 पढ़ा, वहाँ पे आप लोग एक पॉइंट कंसिडर करते थे, पार्टिकल कंसिडर करते थे, राइट। तो वहाँ पे वो पार्टिकल कौन सा कंसिडर करते थे? सेंटर ऑफ मास। अगर आप लोगों को एग्जांपल लूँ तो आप लोग जब भी क्लास वगैरह में बैठे होगे, घर पे बैठे होगे, तो आप लोगों के पास बुक रहती होगी और आप बुक को घुमाते होंगे एक अपनी फिंगर टिप पे, ये सुनो। तो वो घुमाते तो कैसे घुमाते हो? अगर आप लोग घुमाने का ट्राई करोगे तो आप लोगों को फिंगर कहाँ पे रखनी होगी? सेंटर ऑफ मास पे, तभी बुक घूमेगी, ये सुनो। तो वो पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और पोजीशन पे करोगे तो वो बुक घूमेगी नहीं, स्टेबल नहीं रहेगी आपकी फिंगर पे। तो वो होता है सेंटर ऑफ मास। सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक, वो घूम भी रहा है और पैराबोलिक पाथ में आगे भी बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी ये रोटेट कर रहा है और घूम भी रहा है। पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, बॉल का जो हर एक पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पर ये सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, पर वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन से पाथ को? पैराबोलिक पाथ को। अगर आप कोई दूसरे पार्टिकल को देखोगे तो दूसरा पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। अगर कोई और पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा मोशन देखने को मिलेगा। पर अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, मान लो कि ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोकस करें तो हमें ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने में आसानी रहेगी। और डिफरेंट पार्टिकल्स को अगर फॉलो करें तो डिफरेंट पार्टिकल जो हैं वो अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सुन। तो बेटर है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास पे। इसीलिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है चैप्टर नंबर 4 में। तो वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। पर अब वो टॉपिक को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिए हैं, क्या ठीक? आशा रखता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।